नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो अगर बैंक ऑफ अमेरिका आपकी एक ड्रीम कंपनी है, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं मैंने बैंक ऑफ अमेरिका में अप्लाई किस तरह से किया था। तो मैंने बैंक ऑफ अमेरिका में naukri.com के थ्रू अप्लाई किया था और मुझे naukri.com के थ्रू ही एचआर की तरफ से कॉल आ जाती है। एचआर मुझसे उस टाइम पे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछते हैं, तुम्हारा एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है, नोटिस पीरियड कितना है, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने उस दौरान मुझसे पूछा। जो भी स्क्रीनिंग राउंड होते हैं उन्होंने उन सब क्वेश्चन के बारे में मुझे उस दौरान पूछा था। देन उन्होंने मुझे सारा का सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करके बताया कि यहाँ पे 2 टेक्निकल डिस्कशन राउंड होंगे। देन अगर आपने दोनों के दोनों राउंड क्लियर कर लिए तो आपका फर्दर एचआर डिस्कशन राउंड होगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होने वाला था। और इसी में मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि जब मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन हो गया था तो उसके 3-4 दिनों के बाद ही मुझे फीडबैक मिल गया था कि आपका फीडबैक काफी ज्यादा पॉजिटिव है और आपको फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको कहूँ, पहले राउंड और दूसरे राउंड में 10 दिनों का फर्क था। 10 दिनों के बाद मेरा दूसरा राउंड हुआ था। जब दूसरा राउंड हो गया तो उसके बाद मुझे पता चला, वो भी मुझे हफ्ते बाद पता चला था कि आपका फीडबैक काफी ज्यादा पॉजिटिव है और आपको फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन उसके बाद मुझे पूरा का पूरा महीना लग गया एचआर डिस्कशन के लिए। यानी कि आप ऐसा लगा लो कि अगर मेरा इंटरव्यू 1 फरवरी को हुआ था तो अगली 1 मार्च को मेरा दूसरा मतलब लास्ट एचआर डिस्कशन राउंड हुआ था। तो ये पूरा का पूरा डिले आ गया था। 4 हफ्तों का डिले मुझे प्रॉपर्ली वहां पे देखने को मिला, जो कि समटाइम्स जब मैं भी सोच रहा था, जब मेरा भी ये इंटरव्यू चल रहा था, मैंने बहुत ज्यादा साइट्स पे जाकर देखा कि कितना टाइम लगता है, ग्लासडोर पे जाकर बहुत ज्यादा रिव्यूज देखे कि कितना टाइम लगता है। और हर जगह पे मुझे यही चीज देखने को मिली थी कि जनरली बैंक ऑफ अमेरिका 3-4 हफ्तों का डिले तो कर ही देते हैं कभी भी आपको ऑफर लेटर रिलीज करने में। तो उसके बाद जब मेरा लास्ट में एचआर डिस्कशन राउंड हुआ तो उसके 3 या 4 दिनों के बाद ही मुझे ऑफर लेटर मिल गया। तो इस सारे के सारे प्रोसेस को अगर मैं बात करूं तो मुझे 1.5 से 2 महीने का समय लग गया। तो अब बात करते हैं कि मुझे इन दोनों इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी गई थी, मैंने उन क्वेश्चन का आंसर किस तरह से किया था, उन सब सिचुएशन को टैकल किस तरह से किया था। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में, जो कि एक टेलीफोनिक राउंड था जिसमें मुझे कॉल आ गया था। इसमें कोई भी वीडियो शेयरिंग नहीं चल रही थी, कोई भी स्क्रीन शेयरिंग नहीं चल रही थी, कोई भी वेबकैम नहीं ऑन हुआ था। सिर्फ उन्होंने मुझे कॉल किया हुआ था, डायरेक्टली मेरे नंबर पे कॉल किया था और उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा क्वेश्चंस पाइथन से रिलेटेड पूछे थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा कि अपने बारे में बताओ कि तुम करते क्या हो, क्या क्या तुम्हारे टेक स्टैक है, तुमने किन किन कंपनीज में काम किया, उन सब के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दो। तो मैंने उस दौरान अपने बेसिक इंट्रोडक्शन उनको उस दौरान दी। उसके बाद उन्होंने बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाई पाइथन इज कॉल्ड एज डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसमें मैंने उनको कहा कि जब भी हम पाइथन में किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हम वहां पे उसके डाटा टाइप को डिफाइन नहीं करते कि ये इंट ए होने वाला है, फ्लोट बी होने वाला है, कुछ भी इस तरह का डिफाइन नहीं करते। तो इसलिए इसको डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा है कि जब भी ये किसी भी नंबर को या फिर किसी भी स्ट्रिंग को रेफर करता है तो वो उसी के टाइप का बन जाता है। तो इसीलिए इसको डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय मंकी पैचिंग। तो मंकी पैचिंग में मैंने उनको ये चीज बताई कि कभी कभी हमारा जब कोड कोई रन कर रहा होता है तो वहां पे अनएक्सपेक्टेडली कोई भी एरर थ्रो हो सकता है। तो उन सब सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम मंकी पैचिंग का यूज करते हैं, ताकि ऑलरेडी जो क्लास या फिर मॉड्यूल हमने बनाए होते हैं वहां पे रन टाइम के टाइम कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो सके। तो उस सिचुएशन को हम मंकी पैचिंग का नाम देते हैं। वी कैन एक्चुअली चेंज द बिहेवियर ऑफ कोड एट रन टाइम। तो उस टाइम पे मैंने उनको ये सब चीजों के बारे में बता दिया था। उसके बाद उनका क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल डाटा टाइप। तो मैंने उनको ये सिंपल सा आंसर दिया कि म्यूटेबल होते हैं जो हम डाटा टाइप्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल में हम ऐसा नहीं कर सकते। और उसके बाद मैंने उनको लिस्ट और टपल की एग्जांपल दे दी और उन्होंने कहा कि नहीं, लिस्ट और टपल के अलावा बाकी के बारे में भी बताओ कि इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, बुलियन क्या होता है, इन सब के बारे में भी बताओ। तो मैंने उनको सब चीजों के बारे में बताया कि कौन कौन से म्यूटेबल होते हैं, कौन कौन से म्यूटेबल होते हैं। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था हाउ कैन वी कंकैटिनेट 2 टपल्स सिंस टपल इज इम्यूटेबल। तो उसके बारे में मैंने ये सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके बता दिया था कि इवेंचुअली टपल में हम कोई भी एलिमेंट एडिट नहीं कर रहे होते, हम एक सेपरेट टपल बनाते हैं जिसमें हम उन दोनों की वैल्यूज को रेफर कर देते हैं। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम टपल में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हम एक नया टपल क्रिएट कर रहे हैं जिसके कारण कंकैटिनेशन पॉसिबल होती है टपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टेक्स्ट मैनेजर इन पाइथन। तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का पहले जब मैं नाम सुनता था तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता
पता था, लेकिन जब मैंने इसकी रिसर्च की तो मुझे पता चला विद और ओपन स्टेटमेंट जो हम यूज करते हैं आप उसी को ही इस चीज में एक्सप्लेन कर सकते हो, उसी को कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का नाम दिया जाता है। तो इसमें मैंने विद और ओपन स्टेटमेंट दोनों को एक्सप्लेन करके बता दिया था कि किस पर्पस के लिए वो दोनों चीजें यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूल एंड पैकेजेस। तो मैंने उनको बोला कि जब भी हम एक फाइल तैयार करते हैं, कोई भी पाइथन फाइल तैयार करते हैं, तो उसमें हम बहुत ज्यादा फंक्शंस डिफाइन कर देते हैं जिसको हम चाहते हैं कि बाद में किसी और फंक्शन में जाकर यूज करना या फिर किसी और फाइल में जाकर यूज करना, तो उस पर्टिकुलर फाइल को हम मॉड्यूल का नाम देते हैं। ऐसे ही अगर मल्टीपल फाइल्स होती हैं तो वो जिस भी फोल्डर में पड़ी होती हैं तो उस फोल्डर को हम पैकेज का नाम देते हैं। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ यू हैंडल एक्सेप्शन इन पाइथन। तो मैंने उस दौरान उनको ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनल और एल्स ब्लॉक के बारे में एक्सप्लेन करके बताया था कि ट्राई में जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं तो सबसे पहला जो कोड लिखते हैं वो हम ट्राई में ही लिखते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे किसी भी तरह की एक्सेप्शन आ जाती है तो उसको हम एक्सेप्ट ब्लॉक में डाल देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हम किसी भी तरह की एक्सेप्शन नहीं आती तो उसके बाद जो हमने एल्स में कोड लिखा होता है वो सब कुछ एग्जीक्यूट होता है। देन हम कुछ ऐसा कोड चाहते हैं जो कि इन दी एंड रन करे ही करे, यानी डेफिनेटली उस चीज को रन करवाना चाहते हैं, तो उस कोड को हम फाइनली में लिख सकते हैं क्योंकि फाइनली वाला ब्लॉक डेफिनेटली रन करता है। तो मैंने इन सब चीजों के बारे में उनको उस दौरान एक्सप्लेन करके बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय डंडन मेथड। तो मैंने उनको ये चीज बताया कि पाइथन में कुछ ऐसे स्पेशल मेथड होते हैं जिनको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की तरह से यूज कर सकते हैं। मान लो कि अगर अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक ऐसा मेथड होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, सब के लिए कुछ यूज होता है। तो ये सारे के सारे मेथड को, यानी कि जो भी स्टार्ट से अंडरस्कोर अंडर से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर आता है, तो उन सब मेथड को हम डंडन मेथड का नाम देते हैं। ये एक स्पेशल मेथड होते हैं पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेमोरी इज मैनेज्ड इन पाइथन। तो मैंने उनको ये चीज बोली कि पाइथन में एक हीप मेमोरी होती है, प्राइवेट हीप मेमोरी होती है जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं। उसके अलावा अगर मान लो कि हमें कल को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो तो हम गार्बेज कलेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट होती है। तो आप इन सब चीजों के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन जो भी होता है, मैंने कहा कि जितने भी एनोनिमस फंक्शन होते हैं जिनकी कोई प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं होती, कोई नाम नहीं होता, उन सबको लैम्डा फंक्शन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शैलो कॉपी एंड अ डीप कॉपी। तो इसमें मैंने बेसिक उनको यही डिफरेंस बताया था कि शैलो कॉपी में हम सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी करते हैं, उसके एलिमेंट्स को कॉपी नहीं करते, लेकिन डीप कॉपी में हम उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके एलिमेंट को भी कॉपी कर देते हैं। उसके बाद मैंने उनको एक दो एग्जांपल भी दी थी एरे का यूज करके कि किस तरह से ये दोनों डिफरेंसेस होते हैं। तो ये चीजों के बारे में मैंने उनको उस दौरान बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन .py फाइल एंड .pyc फाइल। तो उसमें मैंने ये चीज बताई कि जो भी हमारा कोड होता है उसको हम .py फाइल में स्टोर करते हैं, जितने भी हमने फंक्शन डिफाइन किए होते हैं, वेरिएबल डिफाइन किए थे, या फिर जो भी हम लिखते हैं उन सब चीजों को .py फाइल में डिफाइन किया जाता है। और .pyc उसका कंपाइलर फॉर्मेट होता है, यानी कि जो भी बाइट कोड में हमें बाद में कोड मिलता है उसको हम .pyc फाइल में स्टोर करके रखते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जब भी हम पाइथन की फाइल को रन करते हैं तो जब वो कंपाइल हो जाती है तो उसका वो सारा का सारा डाटा किसी फाइल में स्टोर होता है, उस फाइल को हम .pyc फाइल के साथ डिनोट करते हैं। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय GIL इन पाइथन। तो उसमें मैंने सबसे पहले फुल फॉर्म के बारे में बताया, ग्लोबल इंटरप्रेटेड लॉग। देन उसके बाद मैंने उनको बताया कि पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग ज्यादा सपोर्ट नहीं करती, तो उसी चीज को रोकने के लिए GIL का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि क्या होता है कि जब पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग होने लग पड़ती है तो उसमें डेडलॉक काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाती है। उसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए GIL इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय नेम स्पेस। तो नेम स्पेस के बारे में मैंने A to Z उनको ये सब चीजों के बारे में बताया कि पाइथन में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट जब हम डिफाइन करते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएबल, फंक्शन, मॉड्यूल, क्लास, कुछ भी जब उनके नाम डिफाइन करते हैं तो वो कभी भी किसी और नाम के साथ कोलाइड ना करें। यानी कि सेम चीज से मान लो कि DEF हम डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, तो हम DEF कभी भी एज ए वेरिएबल की तरह ना यूज कर सके। तो उस सब चीजों को रोकने के लिए हम नेम स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। यानी कि इससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम जो है उसको हम मल्टीपल वे में यूज ना करें, तो इसीलिए हम नेम स्पेस का यूज करते हैं। नेम स्पेस मेजरली 3 तरह का हो सकता है, लोकल नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस और बिल्ट इन नेम स्पेस। तो मैंने उनको इन सब चीजों के बारे में उस दौरान एक्सप्लेन करके बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड। तो इसमें मैंने बेसिक यही डिफरेंस बताया कि क्लास मेथड को अगर हम इन फ्यूचर चेंज करते हैं तो उसका वो रेप्लिकेशन पुराने वाले जहां पे भी उनको यूज किया है वहां पे देखने को नहीं मिलता। लेकिन स्टैटिक में क्या होता है कि अगर एग्जीक्यूशन के टाइम पे किसी भी जगह पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो सारे के सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं बाकी जहां पे भी हमने उसको यूज किया होता है। तो यही इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। उसके अलावा आप ये सब डिफरेंसेस के बारे में भी बता सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय मिडलवेयर। तो मिडलवेयर के बारे में मैंने बेसिक ये चीज बताई कि फ्रंट एंड से हमें जो रिक्वेस्ट आती है और बैक एंड पे जो हमें रिस्पॉन्स आता है उसके बीच में एक लेयर होती है जिसको मिडलवेयर का नाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले वो वेरीफाई करते हैं जैसे कि जो भी हमें फ्रंट एंड से चीजें आई हैं वो एकदम ऑथराइज्ड है भी या नहीं, उसके बाद ही हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस पर्पस के लिए मिडलवेयर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हैव यू एवर वर्कड ऑन नमपाई और पांडास। तो मैंने उनको यही चीज बताई कि बेसिक तो मुझे पता है कि होते क्या है, लेकिन हाँ कभी भी इंडस्ट्री में यूज करने का मौका नहीं मिला तो मुझे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि होते क्या है, किस तरह से यूज किया जाता है, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हैव यू एवर डिप्लॉयड द प्रोजेक्ट ऑन प्रोडक्शन। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्यूए क्या होते हैं, स्टेजिंग क्या होते हैं, पर्फ क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में भी पता हो। तो जो भी मुझे उस दौरान वो सब चीजों के बारे में पता था मैंने उन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके बताया था, क्योंकि मैं इन रियलिटी प्रोजेक्ट्स में जाकर ये सब काम कर चुका था। तो मैंने जो भी अपने प्रोजेक्ट में ये सब चीजों के बारे में काम किया हुआ था मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन था डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट पाइस्पार्क और हैव यू एवर यूज्ड इट। तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत आइडिया है कि होता क्या है, लेकिन हाँ कभी चांस नहीं मिला इंडस्ट्री में यूज करने का या फिर किसी भी कंपनी में यूज करने का, तो मुझे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या होता है, किस तरह से यूज किया जाता है। तो उसके बारे में मैंने थोड़े बहुत यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखे थे, तो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हाँ कभी इंडस्ट्रियल में यूज नहीं किया, तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे इतनी ज्यादा डीप में नॉलेज है। देन उनका एक ही क्वेश्चन था एसक्यूएल के बेसिस पे कि मुझे सैलरी निकाल कर दो, जिन भी एम्प्लॉइज की सैलरी 5000 से ऊपर है मुझे उन सब की सैलरी निकाल कर दो, तो उसके लिए तुम क्या कमांड का यूज करोगे। और ये जेंगो में कमांड नहीं पूछी थी, ये उन्होंने प्रॉपर एसक्यूएल में कमांड लिखने को बोलने को बोला था कि क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने उस दौरान जो भी कमांड होती थी ये वाली कमांड मैंने उनको बोल के उस टाइम पे बता दिया था। उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे पूछा कि मैं करंटली क्या काम कर रहा हूँ, मेरी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो यही उनका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझसे इंटरव्यू के दौरान पूछे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अपना फीडबैक एचआर को दे देंगे और वो आपको खुद कॉल कर लेंगे अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। तो विद इन 3 या 4 डेज के बाद मुझे कॉल आ जाती है एचआर की तरफ से कि आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर हो चुका है और अब आपको फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। बात करते हैं सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में। तो ये पहले राउंड और दूसरे राउंड में 10 दिनों का फर्क था। 10 दिनों के बाद मुझे दूसरा राउंड होता है। दूसरे राउंड में मुझसे सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछते हैं कि आप करते क्या हो, क्या क्या आपके टेक स्टैक है, उन सब चीज़ों के बारे में बताओ। तो जो भी मैंने उस टाइम पे बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार करके रखी हुई थी मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में बताया। देन उसके बाद इस राउंड में मुझसे 4 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी सारे के सारे पाइथन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके बाद एंड में प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन था फिबोनाची की सीरीज के बेसिस पे। तो उनकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्लियर होती थी कि मुझे सिर्फ इसी मेथड का यूज करके आपको ये चीज तैयार करके देनी थी। तो इसमें भी उन्होंने बोल दिया था कि सिर्फ तुम्हें रिकर्जन का यूज करके फिबोनाची सीरीज क्रिएट करके देनी है। तो उसमें इसके बाद मैंने रिकर्जन का यूज करके उनको ये वाला कोड लिखकर दे दिया था। देन उन्होंने मुझे यही चीज एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला कि इंटरनली ये सब चीजें किस तरह से वर्क कर रही हैं। तो मैंने उनको एक एक चीज के बारे में बताया कि किस तरह से प्रॉपर फिबोनाची सीरीज में कॉल्स जा रही हैं और मैंने उनको वो सारा का सारा स्टेप एक्सप्लेन करके उस दौरान दिए थे। सेकंड कोडिंग क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लगा था क्योंकि इनिशियली मैं उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाया था, लेकिन अब विद इन टाइम मुझे एंड में रिजल्ट मिल गया था कि क्या इसका रिजल्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ पर्सन दैट विल सी ऑल इट्स पीपल विदाउट सॉर्टिंग एंड दे विल बी प्लेस्ड इन ऑर्डर। तो उसमें क्या करना था कि मान लो कि कुछ लोगों की हाइट्स दी हुई है, मान लो कि 2, 17, 6, 8 और 1। तो इसमें क्या करना था कि जैसे 2 वाली हाइट अब बाकी वाले सब एलिमेंट्स को नहीं देख सकते, बाकी वाले पीपल को नहीं देख सकती थी क्योंकि 17 उससे बड़ा आ जाता है, तो 2 हमारे आउटपुट में नहीं आएगा। देन उसके बाद 17 के बाद सारे के सारे उससे कम ही लोग थे, कम हाइट वाले लोग थे, तो वो सबको देख सकता था, तो 17 हमारी आउटपुट में आ गया। देन उसके बाद था 6 भी अगर हम आगे जाकर देखें तो 8 उससे बड़ा आ जाता था, जिसके कारण वो सब एम्प्लॉयज को नहीं देख सकता था, तो 6 हमारी आउटपुट में नहीं आएगा। देन उसके बाद था 8 हमारे सारे के सारे लोगों को आगे देख सकता है, 1 नहीं था सिर्फ आगे, तो उसको देख सकता था, जिसके कारण 8 हमारे आउटपुट में आ जाता। देन उसके बाद था 1 के आगे कोई नहीं है, तो 1 तो मतलब देख ही सकता था सबको, तो वो भी हमारे 1 में आउटपुट में आ गया। तो ये सारी की सारी उनकी उस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी कि तुम इस क्वेश्चन को किस तरह से रिजॉल्व करोगे। तो सबसे पहले एक्चुअली मैं सबसे पहले मैं फॉर लूप स्टार्ट से शुरू कर रहा था, यानी कि 2 से लेके 1 तक मैं उसको सिंपल फॉर लूप का यूज कर रहा था, आइटरेट कर रहा था, और मुझे इन दी एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई इस क्वेश्चन को करने में। तो मुझे उन्होंने एक्चुअली खुद ही सजेशन दी कि तुम पहले इसको रिवर्स क्यों नहीं कर लेते, उसके बाद तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। तो जब मुझे उन्होंने ये थोड़ा सा हिंट दिया तो उसके बाद मैंने ये कोड उनको लिख कर दे दिया और उसके बाद बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन था मल्टीप्लाई टू नंबर्स विदाउट यूजिंग एनी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इन पाइथन। तो मुझे स्टार स्टार का यूज भी नहीं करना था या फिर मैं कोई भी डंडन मेथड भी यूज नहीं कर सकता था। मुझे सिंपली बताना था कि दो नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा इजी था। मैंने सिंपल फॉर लूप चलाई और उसके बाद मैंने सबके सब एलिमेंट को ऐड करना शुरू कर दिया उतनी बार ही जितने बार मुझे बोला गया था। तो इस तरह से मैंने दोनों का कितना प्रोडक्ट होता है मैंने वो चीज फाइंड करके उनको दे दी थी। लास्ट क्वेश्चन था फाइंड द मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, लेकिन उसमें एक कंडीशन भी ऐड कर दी थी कि मुझे O(n) स्क्वायर से कम टाइम कम्प्लेक्सिटी में ये क्वेश्चन आप करके दो। तो पहले तो मैंने दो फॉर लूप का यूज करने का सोचा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि O(n) स्क्वायर को नहीं यूज करना। देन उसके बाद मैंने डिक्शनरी का यूज करके ये सारा का सारा कोड उनको उस टाइम पे लिखकर दे दिया था जिसकी कम्प्लेक्सिटी O(n) स्क्वायर से कम थी। तो ये मेरा फाइनल आउटपुट उनको उस टाइम पे मैंने लिखकर दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैन वी यूज लिस्ट एज ए की इन डिक्शनरी। तो मैंने कहा कि नहीं, हम की लिस्ट को यूज नहीं कर सकते क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल डाटा टाइप होता है जो कि चेंज हो सकता है, जिसके कारण हम उसको एज ए की की तरह यूज नहीं कर सकते डिक्शनरी में। तो उनका अगला ही क्वेश्चन इसी पे था कि क्या हम टप्पल को यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ, टप्पल को एज ए की तरह हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं कंडीशन में जब हमारे टप्पल में किसी भी तरह का म्यूटेबल कंपोनेंट ना पड़ा हो, यानी कि उसमें किसी भी तरह की लिस्ट ना पड़ी हो। सिर्फ उस दौरान ही हम उसको डिक्शनरी में एज ए की तरह यूज कर सकते हैं। मान लो कि अगर टप्पल में हमारी कोई लिस्ट पड़ी होती तो उस दौरान हम उसमें इसको एज ए की तरह यूज नहीं कर सकते। तो ये मेरा उस टाइम पे आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन नेम स्पेस एंड इट्स टाइप्स। तो जो मैंने पहले नेम स्पेस के बारे में बताया था, इसमें भी मैंने वही सब चीजों के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन एंड हाउ यू विल डिफाइन इट। तो सबसे पहले मैंने कहा कि क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो भी हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसको एक क्लास का नाम दे दिया जाता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, और एक पर्टिकुलर क्लास के बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या सिंटैक्स होते हैं कि हम पाइथन में किस तरह से उनको इनिशियलाइज करते हैं, उन सब चीजों के बारे में भी बताया। तो उसके बाद उनका क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, जो भी तुमने प्रीवियस कंपनी में की थी। तो मैंने जो भी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज थी उन सब के बारे में बताया कि मैं क्या चीजें की थी, क्या क्या मेरा टेक स्टैक था, क्या किन किन डोमेन्स में मैंने काम किया था। तो मैंने उनको उन सब चीजों के बारे में बताया। और एक चीज थी जो कि मैंने उनको बताया कि मैंने क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन भी की हुई, तो मेरा काफी ज्यादा टाइम उसमें भी जाता था कि मैंने क्लाइंट को हैंडल किया हुआ है। तो उन्होंने उस चीज के बारे में भी पूछा हाउ यू हैंडल अ पर्टिकुलर क्लाइंट। तो मैंने उनको उस दौरान उन सब चीजों के बारे में बताया। जिस भी तरह से मैं कंपनी में क्लाइंट को हैंडल करता था, मैंने उनको भी उस दौरान वही सब चीजों के बारे में बताया। उसके बाद उनका क्वेश्चन था डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट अजाइल मेथोडोलॉजी। तो उसके बारे में तुम्हें क्या पता है, उन सब चीजों के बारे में बताओ। तो जो भी हम कंपनी में भी अजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, मैंने उनको वो सारा का सारा प्रोसेस बताया कि ये चीजें हम करते हैं कंपनी में भी, क्योंकि मेरी कंपनी में भी अजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती थी। तो मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके बता दिया था। उसके बाद उनका क्वेश्चन था विच फ्रेमवर्क्स ऑफ पाइथन हैव यू वर्कड ऑन। तो मैंने बोला जेंगो में काम किया है, फ्लास्क में काम किया है। तो उनका अगला क्वेश्चन था हैव यू एवर यूज्ड पाइस्पार्क। तो मैंने कहा कि मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से तो नहीं यूज किया, किसी भी कंपनी में मुझे काम करने का मौका नहीं मिला था पाइस्पार्क पे, लेकिन हाँ थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स वगैरह मैंने देखे हुए हैं, तो मुझे उसके रिगार्डिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हाँ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मेरा पाइस्पार्क में बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ यू डिप्लॉय द प्रोजेक्ट ऑन AWS सर्वर एंड डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट जेनकिंस डॉकराइजेशन। तो इन सब के बारे में भी बताओ। तो जिस तरह से भी मैंने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया था किसी भी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने में, तो मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया। देन उसके बाद डॉकर क्या होता है, जेनकिंस क्या होती है, CI/CD पाइपलाइंस क्या होती हैं, जो भी मुझे बेसिक उन सब चीज़ों के बारे में पता था, मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करके बता दिया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि मुझे याद भूल गए थे जो भी मैं लिख रहा था इन सब क्वेश्चंस को, लेकिन हाँ ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन में पूछे गए थे। अब बारी थी थर्ड राउंड ऑफ डिस्कशन की, जो कि था HR डिस्कशन। बात करते हैं HR डिस्कशन के बारे में। HR डिस्कशन होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 महीना लग गया कि मेरा सेकंड राउंड हुआ, और उसके बाद जो HR राउंड हुआ था उसके बीच में 1 महीने का समय लग गया। और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने एक्सप्लोर भी की। मैंने एक्चुअली इंटरनेट पर जाकर देखा कि जनरली कितना टाइम लगता है बैंक ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में। तो सबने यही चीज़ बोली थी कि 3 से 4 हफ्ते तो आप लगा कर ही चलो, तो कि इतना टाइम तो लग ही जाता है। देन उसके बाद मुझे HR की तरफ से कॉल आ जाता है कि अभी आपका HR डिस्कशन राउंड होने वाला है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट मांगे जो भी उनको उस टाइम पर रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट उनको भेज दिए फॉर वेरिफिकेशन। तो उसके बाद मुझे हफ्ते बाद उनका फिर से कॉल आता है कि बेसिक मतलब मुझसे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन और मांगी कि अपने बारे में बताओ, तुम किस किस कंपनी में काम करते थे, तो तुमने उन कंपनीज को लीव क्यों किया, रीजंस क्या थे। तो उन्होंने वो सब चीज़ों के बारे में पूछा, टेक स्टैक क्या रहा था मेरा, और तुम्हें इस कंपनी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है। तो ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने उस दौरान पूछा, और विद इन 1 या 2 दिन के बाद ही मुझे ऑफर लेटर भी मिल गया।
तो ये सब चीजें थी जो कि मुझे बैंक ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू प्रोसेस में देखने को मिली। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।